जय हिंद। मैं सरफराज अहमद आज फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेकंड पोर्शंस को जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसी के आगे वाले टॉपिक को हम लोग समझते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक और यूज होता है और उस यूज को हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ लें, फ्यूचर इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिससे कंडीशंस बताए जाते हैं कि यदि तुम मुझको बुलाओगे तो मैं आऊंगा। हिंदी के हिसाब से देखिएगा, यदि तुम मुझको बुलाओगे तो वो भी फ्यूचर की पहचान को दिखा रहा है आगे की। तो मैं आऊंगा ये भी फ्यूचर को ही दिखा रहा है। वो हिंदी का अपना एक पैटर्न है। लेकिन जब बात इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको किया जाए, एक्सप्रेस करना हो हमको किसको, कंडीशन को, तो आप हमेशा याद रखिएगा 20 पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर और यदि से शुरू हुआ है तो उसके लिए इफ लगाते हैं और उसके ठीक बाद इफ के बाद जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, यानी कि MV1 और MV5 के फॉर्म में उसको हमें सेट करना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर जो इसके बाद वाला सेंटेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये पहली बात समझ लीजिए। जैसे अगर बोले कि अगर तुम मुझको बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तो आप उस हिसाब से अगर करेंगे तो यदि तुम मुझको बुलाओगे तो इफ यू विल कॉल मी आई विल कम, दोनों फ्यूचर में आप रखेंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं करना, बल्कि इफ के बाद वाला आप सेंटेंस को प्रेजेंट में रखेंगे और उसके बाद वाले को फ्यूचर में। अब इसको बेस बना के आइए यहां समझते हैं एक इंडिकेटर कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इफ ही दे दिया जाए। हाँ, ये जरूर याद रखना है कि जब इफ आ जाता है तो इफ की जगह पर हमें हमेशा याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब MV1 करना होता है और नहीं तो MV5 करना होता है। ये हमें समझ का उसके बाद वाले को फ्यूचर में रखना होता है, सेकेंड सेंटेंस को। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इफ आ जाए, बल्कि इफ के जगह पर अगर आप चाहें तो व्हेन भी यूज किया जाता है, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज, इन केस भी आ जाता है, और टिल और अनटिल का भी यूज किया जाता है। इतनी चीजें अगर आप किसी सेंटेंस में देख ले, चाहे सेंटेंस के शुरू में हो या फिर सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है वो लिखने के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो आपको ये समझ कर रखना है कि इनके ठीक बाद, इन इंडिकेटर्स के ठीक बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और उसके बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए ताकि ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे लिखा है कि इफ ही विल सक्सीड या सक्सीड्स, ही विल नॉट, ही विल होस्ट या होस्ट अ पार्टी। ये क्वेश्चंस आपके पास है। अभी मैंने बोला कि इंडिकेटर क्या है, इफ है, तो इफ के बाद हमेशा याद रखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इफ ही सक्सीड्स, दूसरे वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा बल्कि फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये पूरा सेंटेंस हो गया इफ ही सक्सीड्स ही विल होस्ट अ पार्टी, अगर वह सफल होता है या होगा तो वह एक पार्टी देगा। तो इंग्लिश का पैटर्न अलग है और हिंदी की बात करें तो दोनों को हम गागेगी पर ही खत्म करते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ही विल गेट अ जॉब, ही विल गेट अ जॉब व्हेन ही विल कम और कम्स, यानी अगर वो यह आता है तो आपको वो जॉब मिलेगा। ये अब इस चीज को समझ के देखिएगा, तो यहाँ पर इंडिकेटर क्या दे दिया गया, देखिए तो व्हेन इंडिकेटर आ गया, तो इसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो विल कम तो होगा नहीं, इसका मतलब कि कम्स। ये आपका सही आंसर हुआ। अब यहाँ अगर देखिएगा तो दिया गया आई विल स्टार्ट, दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट फॉर जयपुर एज सुन एज माई फादर कम्स, इंडिकेटर दिया गया यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि इंडिकेटर के बाद टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो आपने इधर देखा ठीक। इसका मतलब दूसरे वाले सेंटेंस को तो प्रेजेंट नहीं होगा बल्कि फ्यूचर में होगा, तो सेंटेंस आपका सही हो गया। आई विल स्टार्ट फॉर जयपुर एज सुन एज माई फादर कम्स। नेक्स्ट आप सेंटेंस देखें, यू विल नॉट गेट अ जॉब, तुम नहीं पाओगे, है ना, जब तक, अनलेस की बात अगर कर रहे हैं, ये इंडिकेटर आ गया तो इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होना ही है, तो इसका मतलब विल लर्न नहीं होगा, अनलेस यू लर्न कंप्यूटर। क्लियर है चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका सेंटेंस दिया गया, ही विल स्टे एट होम, वो घर पर रुकेगा इन केस अगर बारिश होगी। तो यहाँ इन केस इंडिकेटर हो गया, तो हिंदी तो आ रहा है कि अगर बारिश होगी, यद्यपि बारिश होगी, लेकिन हमें इसको याद रखना है कि फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट में रखना है। हमें लग रहा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर वीडियोस
कि मैं पहली बार में ये बात नहीं समझ में आती है तो कोशिश किया करिए 1-2 बार, और बहुत कम समय तो लगना है, 3 से 4-5 मिनट में आप एक रूल्स को पढ़ रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चंस कंफर्म ये मान के चलिए कि हर साल पूछा गया आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो इस साल भी होगा। ये इंडिकेटर्स याद रहे, आप दिमाग में इन सारी चीजों को न रखें, बल्कि 2 बातें रखें। अगर इफ और व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, टिल और अनटिल के बाद कोई सेंटेंस ब्लैंक दिया गया है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और दूसरा वाला सेंटेंस उसमें जो होगा उसको फ्यूचर में डाल देंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी मीनिंग क्या होता है, बाकी और डिटेल जो स्टडी होता है वो बाद में आप कर लेंगे। अभी आपके सामने आपकी एग्जाम्स है, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें ताकि आपके मार्क्स बढ़े। और आप भी जानते हैं कि रिटन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर सही आपने किए तो 1 के 1 मिलने हैं। पर रिटन क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं कि 5 में 5 ले पाना दिक्कत होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद।